में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा के इस बहुत ही खास अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। चंद्रशेखर जोशी, नमस्कार। नमस्कार असीम। और अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे 9 के बीच आज से शुरू होगी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। दोनों देशों के पीएम बनेंगे विशेष पल के गवाह। भारत सिंगापुर के बीच पैसों के लेन देन में होगी आसानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। विधानसभा के विशेष सत्र में फोटो प्रदर्शनी का भी करेंगे उद्घाटन। गैंगस्टर्स और उनसे जुड़े ग्रुप के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। देश में 72 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में एनआईए के छापे। मेघालय, नागालैंड में सभी दलों ने उतारे अपने स्टार प्रचारक। मेघालय समेत नागालैंड में भी आज भाजपा नेता अमित शाह भरेंगे हुंकार। नागालैंड के दीमापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी करेंगे प्रचार। शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट के बीच चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर दावे को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज कर सकता है सुनवाई। कोर्ट ने कल तत्काल सुनवाई से किया था इनकार। भारत दौरे पर आए गुयाना के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर होगी बातचीत। तुर्की में फिर आए भूकंप के झटके। तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में आए भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप में 3 लोगों की मौत, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। 2 हफ्ते पहले आए भूकंप में अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत। और टी20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। आयरलैंड को 5 रन से दी शिकस्त। डकवर्थ लुइस से हुआ फैसला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गैंगस्टर्स और उनसे जुड़े ग्रुप के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी देश के 72 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत गुजरात में एनआईए की छापेमारी जारी है। एनआईए की ये कार्यवाही गैंगस्टरों और उनसे जुड़े जो समूह हैं, जो ग्रुप हैं, उनके खिलाफ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। एनआईए की लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है और ये इस वक्त की बड़ी खबर। देश में 72 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की इस वक्त छापेमारी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, 72 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये छापेमारी की कार्रवाई असम कल से शुरू हुई थी और जो गैंगस्टर और खासतौर से जो आतंकवादियों का नेक्सस है उसको लेकर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एनआईए को ये पता लगा है कि पाकिस्तान नेपाल के थ्रू जो हथियार हैं वो इंडिया में है और उन हथियारों का जो प्रयोग है वो गैंगस्टर जो वारदात हैं उनमें उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो जानकारी है वो एनआईए को लगी थी, क्योंकि आपको पता है कि जब एनआईए ने इससे पहले भी जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की थी, चाहे लॉरेंस बिस्बू, नीरज वावना जैसे जो गिरोह हैं उनके ऊपर एनआईए ने शिकंजा कसा था, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के अंदर एक सिंगर की हत्या की गई थी उसमें ये निकलकर सामने आया था
कि जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन हैं वो भारत के अंदर गैंगस्टरों को हायर कर रहे हैं, गैंगस्टरों को पैसा देकर वो लोकल लेवल पर जो वारदात हैं उसको करवा रहे हैं। तो वो एक नेक्सस है जो एनआईए ने क्रैक किया था। और ये भी जानकारी मिली थी कि जो टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो गैंगस्टरों के मार्फत आतंकवादी संगठन जो यहाँ पर लोकल लेवल पर सक्रिय हैं उन तक वो पैसा पहुंचाया जा रहा है और उस पैसे का जो प्रयोग है देश के अंदर अलग अलग जो अवैध गतिविधियां हैं उनमें प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जानकारी एनआईए को मिली थी। उसी के आधार पर जो पिछली रेड हुई थी, जब पूछताछ हुई इन गैंगस्टरों से और उनके साथियों से, तो कुछ इनपुट मिले एनआईए को। उसके बाद ये एनआईए ने कल जो कार्रवाई है वो शुरू की, जो अभी तक जारी है, जिसमें 72 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, दिल्ली शामिल है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जैसे जिले हैं वो शामिल हैं, इसके अलावा गुजरात में और पंजाब में अलग अलग जगह पर एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। और इस छापेमारी की कार्रवाई में भी बड़ी मात्रा में न केवल हथियार और इसके अलावा कई सारी ऐसी सामग्रियां मिली हैं जो बताती थी कि आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन और जो गैंगस्टर, क्योंकि नीरज गठजोड़ है, इस तरह की जो खबरें होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट्स होते हैं, क्योंकि इस तरह के गैंगस्टर्स कहीं ना कहीं जो ड्रग स्मगलिंग है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो हथियार हैं उनकी तस्करी में इन्वॉल्व होते हैं। एनआईए के इस रैकेट को जब 72 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, क्या हम समझें कि उस रैकेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इंटरनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स पहुंचाने की बात लगातार सरकार की तरफ से की जाती है उस पर एक बड़ी चोट? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी चोट है, क्योंकि ये जो गैंगस्टर हैं और आतंकवादियों, जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था आसिम, कि इन आतंकवादियों ने एक दूसरा रास्ता निकाला है, क्योंकि ये आतंकवादी पहले अपने ही संगठन के जो सदस्य हैं उनके मार्फत किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देते थे। सीधा पैसा, जो फंडिंग का जो पैसा है वो आतंकवादी संगठनों के जो इनके लोकल जो लोग होते थे उन तक पहुंचता था। लेकिन हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने इतना नेक्सस कस दिया है इनका कि अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि सीमा पार से डायरेक्ट तरीके से ये या तो हथियार भेजें या फिर जो रकम है उसको भेज पाएं। क्योंकि आपको पता भी है कि पाकिस्तान की मार्फत बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स है वो भी इंडिया में पहुंचता है। उस ड्रग की सप्लाई का जो कह सकते हैं कि ठेका एक तरह से इन गैंगस्टरों के पास ही है, जो पंजाब में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं। उसी ड्रग्स को बेचकर जो ये पैसा है वो आतंकवादी संगठनों तक पहुंचाते हैं। उस पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं और नेपाल के थ्रू कई सारे रास्ते ऐसे हैं जहां से इन हथियारों को भारत के अंदर भेजा जाता है और उन हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये इस तरह का नेक्सस था और जिस पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। बड़ी मात्रा में जो गैंगस्टर के साथी हैं उनको गिरफ्तार किया है, गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भारी मात्रा में जो पैसा है, ड्रग्स और हथियार है, वो भी एनआईए ने जब्त किए। तो कह सकते हैं कि इनके नेक्सस को, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसको एक तोड़ने के लिए या कह सकते हैं उसकी कमर तोड़ने के लिए एनआईए। एक बात और नीरज की, जैसा कि कुछ दिन पहले इंटरपोल की मीटिंग हुई थी भारत में, उसमें तमाम जो सदस्य देश हैं वो शामिल हुए थे। उस इंटरपोल की मीटिंग में जो सबसे अहम मुद्दा था कि टेरर फंडिंग में जो लोग शामिल हैं, जो इस तरह के टेरर ग्रुप्स को फंड देते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। तो इस रेड के जरिए क्या उस नेटवर्क को पर्दाफाश किया जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे हैं और फंडिंग देने का काम कर रहे हैं? देखिए, वो साफ है असीम कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं, आतंकवादी संगठन है, वो इस तरह से टेरर फंडिंग को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। कोई इंडिया ही ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के अंदर कर रहे हैं। वो आतंकवादी संगठन, आपने देखा होगा कि यूरोप में भी अब वारदातें होने लगी, जो पहले केवल एशिया तक सीमित थी और खासतौर से इंडिया और उसके आसपास ही सीमित थी। लेकिन अब यूरोप में भी आतंकवादी वारदातें हो रही हैं, अमेरिका जैसे देश में आतंकवादी वारदातें हो रही हैं। उसके पीछे हाथ सिर्फ पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों का है। खाड़ी में इनके कुछ सहयोगी हैं और खासतौर से खाड़ी देशों में ये कुछ शेल कंपनियां गठित कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान से पैसा किसी दूसरे मुल्क में पहुंचाना है तो ये शेल कंपनियों के मार्फत पहुंचाते हैं। ये शेल कंपनियों में भी इन्हीं के गुर्गे बैठे हुए हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि जो पैसा है वो खाड़ी देश से आया, लेकिन वो एक्चुअल भेज रहे होते हैं ये आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक
बड़ी चिंता भी है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कह सकते हैं कि सही तरीके से इसका पर्दाफाश भी किया है, उजागर भी किया है इन लोगों को पूरी दुनिया के सामने कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये लोग पूरी दुनिया में आतंकवाद का सौदा कर रहे हैं, आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई है ये भी उसी का कह सकते हैं कि एक कड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा आता है, पाकिस्तान से। नीरज, यहाँ पर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि जो प्राथमिक जानकारी आप तक पहुंची है उसके अनुसार नेपाल के रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक समय होता था जब स्लीपर सेल हुआ करते थे आतंकवादियों के, लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो लोकल गैंगस्टर्स हैं उनके साथ इनकी मिली भगत है। समय रहते एनआईए ने एक कदम उठा लिया, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितना खतरनाक ये हो सकता था। देखिए, खतरनाक कितना हो सकता है आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने रेड करी है। 7 राज्य इसमें शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि इन राज्यों में बैठे जो गैंगस्टर हैं, जिन तक हथियार पहुंच रहा है, जिन तक ड्रग्स पहुंच रहा है, जिन तक पैसा पहुंच रहा है, तो वो कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो आका है वो तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है जो इनको दिशा निर्देश दे रहा है। अगर ये एक साथ अगर 7 राज्यों के अंदर किसी वारदात को अंजाम दे तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है ये गैंगस्टर। और ये है वो एनआईए कर रही है। इससे पहले भी एनआईए ने कार्रवाई की थी और कई सारे गैंगस्टरों को गिरफ्तार भी किया था, हथियार और पैसा भी बरामद किया था। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है और एनआईए इसके ऊपर लगातार जो कार्रवाई है वो कर रही है। ये कोई पहली रेड नहीं है, इससे पहले भी 3-4 बार एनआईए ने आतंकवादी और गैंगस्टरों की जो गठजोड़ है इसके ऊपर रेड करी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझिए कि 72 जगहों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी इस वक्त चल रही है, देश के अलग अलग शहरों में चल रही है, और गैंगस्टर, उनके जो लिंक्स हैं और खासकर टेरर फंडिंग, इन सभी को लेकर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, इस पर होगी हमारी नजर। बिल्कुल, ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग आज भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। ये लॉन्च भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन द्वारा किया जाएगा। इन दो भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी सीमा पार धन प्रेषण के तेज और सुविधाजनक रूप से धन को इस देश से उस देश में और वहां से यहां भेज सकेंगे। इससे सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों और छात्रों को सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में तुरंत और कम लागत पर पैसे का हस्तांतरण करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति विधानसभा के विशेष सत्र में फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के विकास को नई दिशा देने में पूर्वोत्तर राज्य अहम भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कल राज्य के 37वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि G20 की बैठक पूर्वोत्तर राज्यों में भी आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इनसे क्षेत्र की संस्कृति और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
और आइए अब बात करते हैं पूर्वोत्तर में चल रहे विधानसभा चुनाव की। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों के नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, जहां स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार रैलियों के साथ साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। अमित शाह आज नागालैंड के ट्वेनसांग जिले में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नागालैंड के दीमापुर जिले में चुनावी रैली करेंगे। राज्य में 27 फरवरी को मतदान और 2 मार्च को मतगणना होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो यानी कि नागालैंड के ट्वेनसांग से उर्मिलेश भट्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। उर्मिलेश, आपका स्वागत है नया सवेरा में। और मेरा सबसे पहला यही सवाल कि अब तो 1 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है, वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप लगातार ग्राउंड जीरो पे हैं। पिछले कई दिनों से वहां पे आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है और किस तरह की चुनावी गतिविधियां, जो चुनावी पारा है, वो आप इस वक्त वहां देख पा रहे हैं? जी असीम और चंद्रशेखर, आप दोनों को सुप्रभात। और पूर्वोत्तर का जो एक राज्य नागालैंड है, यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं। 27 फरवरी को यहाँ पे मतदान होना है और 2 मार्च को यहाँ पर मतगणना होना है। लिहाजा यहाँ पर नागालैंड में 60 विधानसभा सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। लिहाजा अब जो है 59 सीटों पे यहाँ पे 27 फरवरी को मतदान होना है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने जो है पूरी तैयारियां मतदान की है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जितने भी राजनीतिक दल है चंद्रशेखर, असीम, उन्होंने भी जो है अपने जो प्रचार प्रसार है उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। आज अगर बात करें तो यहाँ ट्वेनसांग में यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के जो शशि थरूर और कांग्रेस के अध्यक्ष है वो यहाँ पर जो है जनसभा और जनसंपर्क अभियान करेंगे। लिहाजा कह सकते हैं कि आज से जो दिन है बहुत कम दिन, अब महज कुछ दिन यहाँ पर जो है मतदान के लिए रह गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर, असीम, ये सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगना जो है पूरी ताकत लगा दी है, पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो वही तो दूसरी अगर बात की जाए असीम और चंद्रशेखर, तो आरोप और प्रत्यारोप के भी जो है यहाँ पर दौर चल रहे हैं। जहां कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो एनडीपीपी है उसका कहना है कि हमने जो है नागालैंड में पिछले 5 सालों में जो विकास काम किए हैं, जो तमाम जो विकास के कार्य हुए हैं, उन विकास के कार्यों को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो लिहाजा जनता का विश्वास है हम पे और जनता हमें जो एक बार फिर से चुनाव जितवाएगी और हमारे प्रत्याशियों को विजय बना करके विधानसभा भेजेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस ने पिछले बार यानी 2018 में चंद्रशेखर और असीम अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार उसको विश्वास है कि वो जो है जरूर यहां पर कामयाब होगी। जनता उस पर विश्वास करेगी और उसको जो है विधानसभा भेजेगी। तीसरी बात, एक सबसे बड़ी बात यह है चंद्रशेखर और असीम कि यहाँ पर इस चुनाव में जो गठबंधन में पीपुल्स फ्रंट एक साथ है, लेकिन इस बार ये दोनों जो पार्टियां है, एक क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, अलग अलग चुनाव मैदान में है। हमने तो इन दोनों से सवाल किया है कि आखिर इस बार आपका गठबंधन क्यों नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा है कि कई सारे कारण रहे हैं जिनसे गठबंधन नहीं बन पाया है, लेकिन हाँ चुनाव के बाद जब चुनाव हो जाएंगे और अगर ऐसी कोई बात होती है जिससे कि हम सरकार आने के करीब आते हैं तो निश्चित तौर से हम जो है यहाँ पर दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे। ठीक है जनता जनार्दन, क्योंकि एक तरफ अगर चंद्रशेखर बात की जाए तो नागालैंड में आप जानते हैं कि 80% से अधिक जो है यहाँ पर मतदान होता है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नागालैंड की जो जनता है जो जागरूक उर्मिलेश इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। जानते हैं जी उर्मिलेश, अगर नागालैंड की हम बात करें, चाहे नागा कम्युनिटीज की बात करें या कुछ दूसरी कम्युनिटीज जो वहां पर हैं उनकी हम बात करें, अच्छा मतदान वहां पर होता है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि नागालैंड के अंदर में गाँव में जो कम्युनिटी है वो खुद ही सब आपस में मिलके कि कोई किसी तरह का गलत प्रभाव, पैसों का प्रभाव ना हो, शराब का प्रभाव ना हो, गलत तरीके ना अपनाए जाएं, मतदाता वहां पर काफी जागरूक हैं। ये आपने देखा वहां पर?
जी चंद्रशेखर, बिल्कुल जैसे कि हमने कहा कि नागालैंड की जो मतदाता है वो काफी जागरूक है। यहाँ पर कई जो विलेज काउंसिल है, उन विलेज काउंसिलों ने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास के बाकायदा डीसी ऑफिस को दिया है, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको दिया है, और कहा है कि हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं। हम किसी भी प्रकार का इस विधानसभा चुनाव में कोई प्रलोभन नहीं लेंगे, शराब हुआ, धन बल हुआ, तमाम चीजों से हम लोग दूर रहेंगे और एक निष्पक्ष मतदान हम लोग करेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो मतदाता है वो मतदाता बहुत जागरूक है जी। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है चंद्रशेखर के निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर अपनी पूरी तैयारियां कर दी है नागालैंड को। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि नागालैंड में जहां अंतरराज्यीय कई जो है राज्य इससे जुड़े हुए की सीमाएं लगती है, वही अंतरराष्ट्रीय सीमा जो म्यांमार बर्मा वाला जो इलाका है वो भी नागालैंड से जुड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने इनकी जो अंतरराज्यीय जो सीमाएं है पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा कर रखी है। अंतरराष्ट्रीय जो इनकी सीमा लगती है, अंतरराज्यीय जो सीमा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जहां एक तरफ जो है जो पार्टियां हैं, जो तमाम राजनीतिक दल है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी 27 तारीख जब मतदान होगा उस मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर दी है चंद्रशेखर और अशीम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुमलेश इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। तो नागालैंड में भी चुनावी प्रचार चरम पर है और वहां पे लगातार जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो वहां पे चुनावी अभियान में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुमलेश इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मेघालय में भी चुनाव है। मेघालय में विधानसभा के चुनाव प्रचार का अभियान वहां भी जोरों पर है। 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को ही वहां भी वोट डाले जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में लगातार 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली सोमसेक में प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले कल बीजेपी नेता और सिने स्टार रवि किशन ने नोंग थिम्मई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि भाजपा मेघालय की सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने माव सिनराम में एक जनसभा के दौरान दावा किया कि केवल एनपीपी ही लोगों के कल्याण का काम कर सकती है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इस सब के बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कोनराड संगमा ने बीजेपी के साथ पोस्ट पोल अलायंस का इशारा भी किया है। तुरा के बर्निंग हिल इलाके में हूं और बर्निंग हिल में मेरे साथ है चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, एक हफ्ता रह गया है इलेक्शन में, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? हमने जो काम पिछले 5 साल में किया है और जिस तरीके से हमारी स्टेट आगे बढ़ी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक हमारे साथ होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एक बार फिर हमारी एनपीपी की सरकार आएगी और पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हमें और ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी इस बार आपसे अलग होकर 60 सीटों पर लड़ रही है और बीजेपी का ये कहना है कि संगमा को आपने बार बार मौका दिया, इस बार हमें भी मौका दें। और वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, करप्शन को उन्होंने इशू बनाया। पिछले 5 सालों में बीजेपी हमारे साथ ही थी सरकार में और हमारे साथ ही काम किया उन्होंने और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में हमारे स्टेट जो है उसको, स्टेट को और डिपार्टमेंट्स को भारत सरकार की तरफ से ही रिकग्निशन मिला कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो पिछले 5 सालों में जल जीवन क्यों ना हो, PMGSY क्यों ना हो, MGNREGS, टूरिज्म में, स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, हर सेक्टर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से हमें सर्टिफिकेशन मिला है कि मेघालय स्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है। आखिरी सवाल, चूंकि आपने 5 सालों के साथ सरकार चलाई और प्रधानमंत्री मोदी की आप काफ़ी तारीफ भी करते रहे, तो क्या वो इज्जत और प्यार अभी बरकरार है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जिस तरीके से PM साहब ने हमारे नॉर्थ ईस्ट में ध्यान दिया है और नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस दिया है और स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया है, वो बिल्कुल सही है और उसके लिए ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जब हमारी सरकार फिर से बनेगी उस समय भी हमें पूरा सहयोग PM साहब से बिल्कुल मिलेगा जैसे पहले मिला है। और फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों साथ काम करें तभी आगे बात बढ़ती है। तो
भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो एक्सपेक्टेशन भारत सरकार का था, मेघालय सरकार ने काफ़ी हद तक कंपेयर टू अदर स्टेट्स हमारा परफॉर्मेंस बहुत सेक्टर्स में बहुत अच्छा रहा है। तो ये थे कॉमरेड संगमा, जिनका ये कहना है कि चुनाव आगे है वो बात अलग है, लेकिन जो इज्जत और प्यार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए वो बरकरार है। कैमरामैन सेंथिल और सौरभ बख्शी के साथ विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, तुरा। और आइए शिलोंग चलते हैं, हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विशाल, अगर हम मेघालय की बात करें तो एक तरफ तो तुरा में प्रधानमंत्री की रैली होनी थी, उसके लिए वहां पर इजाज़त नहीं मिल पाई है, और दूसरी तरफ जो आपका ये इंटरव्यू हमने देखा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ पोस्ट पोल अलायंस का इशारा भी कर रहे हैं बीजेपी के साथ। किस तरह से इस राजनीति को आप परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए चंद्रशेखर, ये बड़ा ही अजीब सा सवाल है, और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव का माहौल है और अभी गवर्नमेंट का कोई स्टेक है नहीं इसमें, और ये सारा फैसला स्थानीय प्रशासन लेता है। ये जरूर है कि हमने उद्घाटन किया, लेकिन पूरी तरह से वो रेडी नहीं है। सिर्फ स्टेडियम तैयार है, लेकिन उसके आसपास काफी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ये स्थानीय प्रशासन का डिसीजन था। जब मैंने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, पूर्वोत्तर में उन्होंने बहुत विकास किया है, और ये भी इशारा किया कि पोस्ट पोल बीजेपी के साथ अलायंस हो सकता है। जब मैंने उनसे पूछा कि किस तरह का अलायंस हो सकता है, आप तो अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हमने पहले भी अलग अलग चुनाव लड़े हैं, हम 57 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी 60 सीटों पर लड़ रही है, मिजोरम में भी हमने अलग चुनाव लड़ा, और अलग अलग स्टेट्स में हम लोग करते हैं चुनाव का माहौल है, उसमें दावे और वादे अपनी जगह हैं, लेकिन जो मेरी रिस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो इंटैक्ट है, और प्रधानमंत्री ने जो पूर्वोत्तर के लिए किया है वो अब तक नहीं हुआ है, और पोस्ट पोल अलायंस के लिए उन्होंने अपने सारे दरवाजे खुले रखे हैं। जी विशाल, गुड मॉर्निंग, मैं असीम बोल रहा हूं। और विशाल, मेरा सवाल ये कि बीजेपी अगर ये कह रही है कि इस बार के चुनाव में वो अलहदा चुनाव लड़ रही है, सभी 60 सीटों पर वो अलग चुनाव लड़ रही है, एनपीपी के बगैर चुनाव लड़ रही है, हालांकि पोस्ट पोल अलायंस की बात तो कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आप वहां पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं विशाल, मेरा सवाल ये होगा कि बीजेपी के इस आत्मविश्वास के पीछे, इस आत्मनिर्भरता के पीछे कि हम एनपीपी का सहयोग लिए बिना हम चुनावी मैदान में जाएंगे, सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? देखिए असीम, अगर हम ये कहें कि बीजेपी अकेले 60 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है, पिछली बार उन्होंने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, तो इसके 2 वजह है। एक तो बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि हमारी भी यहाँ पर मौजूदगी है और हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। ये तो कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए अकेले अपने दम पर चुनाव जीतकर सरकार बना लेना बहुत आसान होगा, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक हिल स्टेट है और यहाँ पर अलग डायनेमिक्स हैं, अलग पॉलिटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन बीजेपी 2024 का जो फाइनल होने वाला है उसकी तैयारी भी कर रही है, और यहाँ पर जो जितनी भी रीजनल पार्टीज उनको ये मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी आप लोगों पर डिपेंड नहीं करती है, आप लोगों को डिपेंड करना होगा बीजेपी पर, क्योंकि केंद्र में हमारी मजबूत सरकार है। डबल इंजन की सरकार के बिना कोई भी स्टेट प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर विकास चाहिए तो केंद्र में मजबूत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बहुत जरूरी है, और इसलिए वो वोट भी मांग रहे हैं, एम फॉर मोदी, एम फॉर मेघालय। बिल्कुल ठीक है विशाल, एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे। ये कोनराड का आपने जो इंटरव्यू लिया था, गारो हिल्स की पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, लेकिन अगर खासी और जयंतिया की हम बात करें तो क्या कुछ वहां लग रहा है आपको? देखिए चंद्रशेखर, अगर अब मैं इंटरव्यू की बात करूं कॉमरेड संगमा की, तो ये इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है वो इट्स अ रिफ्लेक्शन नॉट ओनली ऑफ गारो बट ऑल्सो कंप्लीट मेघालय। गारो में 24 सीटें हैं, गारो में उनकी मौजूदगी है, वो स्ट्रांग है, लेकिन गारो के अंदर उनको जबरदस्त कंपटीशन मिल रहा है दूसरे संगमा से, जो कभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे मुकुल संगमा, और अब वो टीएमसी का हाथ थाम चुके हैं। तो ये बात तो साफ है कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग लेवल पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने खुद कहा कि यूडीपी जो पिछले इलेक्शन में, पिछले मान लीजिए सरकार में हमारे साथ थे, अलायंस से हमारे साथ यूडीपी, लेकिन अब हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव के बाद कैसा माहौल बनता है, किस तरह के नतीजे आते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। तो सारे रास्ते हमारे लिए खुले हैं, लेकिन जिस तरह से वो प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, इतना तो साफ है कि वो बीजेपी को
ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं और आपके बिना हम वो काम नहीं कर सकते मेघालय में जो आपके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत ही दिलचस्प होगा इन तीनों ही राज्यों में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है कि अच्छी खासी सीटें इस बार वो जीत कर आएगी, खासकर इन तीनों ही राज्यों में। उसका कारण भी है कि केंद्र सरकार ने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम किसी भी राज्य की बात करें, मेघालय की बात करें, नागालैंड की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, तो जाहिर सी बात है ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर दावे को लेकर शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट के बीच विवाद अब पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। उद्धव गुट की ओर से कल इस मामले को सीजेआई के बेंच के सामने उठाया गया था। हालांकि सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि उद्धव गुट याचिका दाखिल करने से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मामले को आज दोबारा मेंशन कर सकते हैं। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें शिंदे गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। हमारे साथी विकास सारथी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। विकास, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये कहा गया कि देखिए हमने इस आधार पर शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह और तमाम चीजें अलॉट किया कि हमने उनके तमाम जो MPs हैं, तमाम जो MLAs हैं, उनसे बातचीत करके, उनसे राय मशविरा करके और उसके बाद जो संख्या बल ज्यादा, सबसे ज्यादा जिसके पक्ष में गया, हम उस आधार पर दिए हैं। लेकिन क्या जब शिवसेना ये कह रही है कि ये गलत है, इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का जो फैसला दिया है वो उचित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर किस तरह की सुनवाई कर सकता है? जी असीम, अगर याद करें आप तो ये पहले पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट जब चुनाव आयोग में कार्रवाई चल रही थी तब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आयोग को अपनी कार्रवाई करने दें, आउटकम जो होगा इस सुनवाई का उसके लिए कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकती है। अब इसमें उद्धव ठाकरे गुट ने कल इस मामले को मेंशन किया था, लेकिन जैसा एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, पिटिशन दाखिल करने की, डायरी नंबर, वकालतनामा किसने दाखिल किया है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद ये मामला रजिस्ट्रार के सामने रखा जाना चाहिए कि हमें इसको अर्जेंट मेंशन करना है, तब वो मेंशनिंग लिस्ट में लिया जाता है। अब अगर ये सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई होंगी तो इस मामले को आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि कब सुनवाई करनी चाहिए, एक डेट देने की बात होगी इसमें, और आज भी तुरंत सुनवाई नहीं होगी असीम, और केवल लिस्टिंग को लेकर के कोर्ट आश्वस्त करेगा पार्टियों को कि कब कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। जहां तक दलीलों की बात है तो चुनाव आयोग ने नंबर्स के आधार पर, संख्या के आधार पर यह तय किया कि जो MPs MLAs जो ज्यादा संख्या में हैं वो शिंदे गुट के साथ हैं, इसीलिए ओरिजिनल शिवसेना पार्टी इसी को माना जाना चाहिए और पार्टी सिंबल और नाम अलॉटमेंट उनको होगा। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के पास जो चीजें बचती हैं उसमें वो ये दलील उठा सकते हैं असीम की MP MLAs की संख्या के आधार पर ही नहीं बल्कि रजिस्टर्ड मेंबर्स कितने हैं पार्टी के, इसके अलावा अब शिवसेना में किस तरह से एक जो भी उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कमेटी अलग अलग पार्टीज में होती हैं वहां पर उनकी क्या स्थिति है, ये सारी चीजें जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको रखने की कोशिश संभव है।
उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से की जाए। हालांकि कल याचिका शेयर नहीं की गई थी मीडिया के साथ कि किन ग्राउंड्स पर उद्धव ठाकरे गुट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहा है। और दूसरी बात यहां पर असीम ये भी है कि पहले से ही कैविएट फाइल किया गया है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि बगैर उनको सुन के किसी भी तरह का कोई इंटरिम डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ना करे इसमें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भी कोई तुरंत किसी निष्कर्ष पर कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा और एक लंबी सुनवाई की आप उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जो बागी विधायकों के मामले में एक लंबी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ इसी तरह का मामला अब इसमें भी हो सकता है। जी, तो एक लंबी सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई के बाद क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के 12 सांसदों के खिलाफ शिष्टाचार के उल्लंघन के मामले की जांच संसद की समिति से कराने की सिफारिश की है। 18 फरवरी को राज्यसभा द्वारा जारी बुलेटिन में इस बात के स्पष्ट उल्लेख किए गए हैं कि कांग्रेस के 9 सांसदों और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों के खिलाफ शिष्टाचार उल्लंघन के मामले की जांच कराने की सिफारिश की गई है। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा में वेल में आकर शोर शराबा करने, प्ले कार्ड दिखाने और भारी हंगामा खड़ा करने को लेकर राज्यसभा के सभापति ने ये फैसला किया है। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजेश, हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि क्या कुछ ये मामला है और क्या कुछ हो रहा है इस समय। देखिए चंद्रशेखर, आपने देखा होगा कि बजट सत्र का जो पहला हिस्सा था उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा कई दिनों बाद शुरू हुई। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी के मामले को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के कई सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह हंगामे हुए, लेकिन राज्यसभा में हंगामा जो है वो कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ रहा था। जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, लगातार वो खड़े होकर अपने आसन पर सदस्यों को नसीहत देते रहे, उन्हें पुचकारते रहे, उनको निर्देश देते देखे गए कि सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा के भीतर जिस तरीके से आसन के समीप आकर नारे लगाना, सदन की कार्रवाई को बाधित करना, शोर शराबा करना या कहीं ना कहीं विशेषाधिकार हनन का जो है मामला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लिहाजा विशेषाधिकार के हनन के मामले की जांच कराने को लेकर एक सिफारिश जो है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने की है। राज्यसभा के जो बुलेटिन है उसके मुताबिक कांग्रेस के 9 सदस्य का नाम इस सूची में है, 3 आम आदमी पार्टी के सांसद इस सूची में है। मैं आपको सदस्यों के नाम बताना चाहूंगा दर्शकों के लिए चंद्रशेखर कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं शक्ति सिंह गोयल जो गुजरात कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं, उनका नाम है नारायण भाई जे राठवा। सैयद नासिर हुसैन जो मल्लिकार्जुन खड़गे के ओएसडी भी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनका नाम है कुमार केतकर। और इमरान प्रतापगढ़ी, एल हनुमंतैया, फूलो देवी नेताम, जेबी एम हिशाम और रंजिता रंजन जो बिहार से सहरसा से सांसद रह चुकी हैं, पप्पू यादव की पत्नी है और छत्तीसगढ़ से अभी राज्यसभा में कांग्रेस ने उनको भेजा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और संदीप कुमार पाठक, इन 3 लोगों के नाम जो है राज्यसभा सचिवालय ने 18 फरवरी को जो बुलेटिन जारी किया है उसमें सांसदों द्वारा प्रदर्शित घोर नियम के विरुद्ध आचरण, ठीक है राजेश, उत्पन्न विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के सवाल का उल्लेख किया गया है। तो यह कहीं ना कहीं मामला जो है यह शिष्टाचार उल्लंघन का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लिहाजा सभापति ने जांच कराने को कहा है। शुक्रिया राजेश, काफी विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को इस मामले के बारे में बताया। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं और अब बात करेंगे गंगा विलास की। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास जहाज यात्रा के 42वें दिन कल शाम गुवाहाटी पहुंच गया। गंगा विलास पर यात्रा करने वाले सभी 28 स्विस पर्यटकों का IWAI पांडु बंदरगाह पर भव्य स्वागत किया गया। शाम को अस्ताचलगामी सूर्य की भव्य आभा के बीच ब्रह्मपुत्र के तट पर कार्बी और तिवा समुदायों ने लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। पर्यटक आज असम राज्य संग्रहालय के साथ कामाख्या टेम्पल का भी दौरा करेंगे। और आइए अब देखते हैं देश की कुछ अन्य जरूरी खबरें।
नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय विकास के लिए भूस्थानिक नीति पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में कई सत्रों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय विकास के लिए भूस्थानिक रणनीति विकसित करना, स्पेस पोजिशनिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करना, IGIF राष्ट्रीय स्तर के स्थानिक सूचना प्रबंधन को मजबूत करना जैसे विषयों पर चर्चा होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के चरण 1 के लिए UGC नेट 2023 परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा 3 घंटे की होगी और इसे 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी। कोरियाई गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल बिहार के कपसिया पहुंच गया है, जहां गाजे बाजे के साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट देकर उनका स्वागत किया गया। ये दल आज बोधगया के लिए प्रस्थान करेगा। दल में 108 तीर्थयात्री सहित 50 लोग शामिल हैं। भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का चौथा संस्करण कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। उज्बेकिस्तान और भारतीय थल सेना के 45 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। 14 दिनों तक चलने वाला ये संयुक्त अभ्यास पर्वतीय और अर्धशहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री के साथ को 20 डायलिसिस मशीनों की पहली खेप सौंपी। भारत ऐसी कुल 200 मशीनें नेपाल को उपहार में दे रहा है। इस मौके पर नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने नेपाल के लोगों के बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डायलिसिस मशीनों सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य सहयोग देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। वाराणसी में G20 देशों के सम्मेलन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रस्तावित बैठक से पहले पूरा शहर एक रंग में दिखाई दिया। वाराणसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर थीम बेस पेंटिंग भी की जा रही है। साथ ही शहर के सभी प्रमुख रास्तों को भी सजाया जा रहा है। सड़क से लेकर इमारतों तक के रंगों को खास थीम के साथ सजाया संवारा जा रहा है। इसके साथ ही घाटों तक को रोशनी और रंग बिरंगी चित्रकारी से संवारा जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दुनिया भर की तमाम खबरों को समेटे पेश है हमारा सेगमेंट दुनिया एट 360 फटाफट अंदाज में। पोलैंड से 10 घंटे की ट्रेन की यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की नई सैन्य सहायता देने का वादा किया। बाइडेन ने कहा जाए चाहे कुछ भी हो जाए वो यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे और हर संभव मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का औचक दौरा करने के बाद सोमवार को पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत पोलैंड के राज्य सचिव मार्सिन प्रेजाडेज और पोलैंड में अमेरिकी राजदूत मार्क ब्रेजिंस्की ने किया। IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने यूक्रेन का दौरा किया। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। IMF चीफ के दौरे पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन बहुवर्षीय समर्थन कार्यक्रम के तहत कम से कम $15 बिलियन की आर्थिक मदद प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को इस सप्ताह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के 10वें पैकेज को मंजूरी देनी चाहिए। जोसेफ बोरेल ने कहा कि पैकेज में 100 अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी शिकंजा कसने की कोशिश है जो यूक्रेन के बच्चों के अपहरण और उन्हें रूस ले जाने में शामिल थे। तुर्की सीरिया में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई।
भूकंप के चलते 3 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले तुर्की और पड़ोसी सीरिया में 6 फरवरी को भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। इस भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 45,000 के पार चली गई है। ऐसे में एक बार फिर आए इस झटके ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी पर निशाना साधा। अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी खतरनाक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने उत्तर कोरिया पर पूरी दुनिया को संघर्ष के खतरे में डालने का आरोप लगाया। इजराइल की संसद ने न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव के विवादित प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया। प्रस्ताव के समर्थन में 63 मत पड़े, वहीं 47 सांसदों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रस्ताव के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना ने देश के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डाल दिया है। इटली की सबसे बड़ी गार्डा झील इस समय सूखे के संकट का सामना कर रही है। गार्डा झील का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक कम हो गया है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण समूहों के अनुसार सर्दियों के मौसम में झील में जल संकट चिंता का कारण बन गया है। पर्यावरण समूहों ने आशंका जताई है कि पिछली गर्मियों की आपात स्थिति के बाद इटली को एक और सूखे का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे कारोबार जगत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश के गुना में स्थित गढ़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आगे कमाई की संभावना है। जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से अपनी जमा की गई पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात उद्योगों को सहायता की योजना मुहिम के तहत 9,852 करोड़ रुपए के 18 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल इस योजना की घोषणा की गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रविवार को घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4,45,000 रही, जो अभी तक का एक और कीर्तिमान है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोविड से पहले घरेलू यात्रियों की दैनिक औसत संख्या 3,98,579 थी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने बिल्डिंग की डिजाइन में डिजिटल कनेक्टिविटी रखने के लिए सुझाव जारी किया है। ट्राई का मानना है कि जिस तरह इमारतों में बिजली और पानी की सुविधा होती है, उसी तरह अब डिजिटल कनेक्टिविटी की भी होनी चाहिए। डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाने के लिए भवन बाय लॉ राष्ट्रीय भवन संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से दिसंबर 2022 में कुल 14,93,000 नए सदस्य जुड़े हैं। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इसमें 2% की वृद्धि रही है। कुल 14,93,000 सदस्यों में से नए सदस्यों की संख्या 8,02,000 रही है, यानी ये सदस्य पहली बार ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हैं। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स ट्रैक की। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को डकवर्थ लुइस के माध्यम से 5 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने अपने टी20 करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। वो 87 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में आयरलैंड की टीम की शुरुआत खराब रही। पारी के पहले ओवर में ही आयरिश टीम को 2 झटके लगे। बारिश की वजह से खेल रुकने तक आयरलैंड ने 8 ओवर 2 गेंदों में 2 विकेट गंवाकर 54 रन बना लिए थे। हालांकि डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से बारिश की वजह से खेल रुकने तक भारत 5 रन आगे था। गौरतलब है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5वीं बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम 2009, 2010, 2018 और 2020 में अंतिम 4 में पहुंच चुकी है। टीम इंडिया लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। 2020 में पिछले संस्करण में टीम इंडिया रनर अप रही थी। और खेल जगत की दूसरी अहम खबरें स्पोर्ट्स रैप में। भारत की हरमनप्रीत कौर 150 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली
दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सिर्फ महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों को मिलाकर भी किसी ने 150 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। हरमनप्रीत ये मुकाम हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी हैं। आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही हरमनप्रीत ने ये रिकॉर्ड बनाया। महिलाओं में उनसे पीछे न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं। 2009 में डेब्यू करने वाली हरमनप्रीत भारत के लिए अब तक 150 टी20 मैचों में 3006 रन बना चुकी हैं। हरमनप्रीत टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और ओवरऑल चौथी महिला क्रिकेटर भी हैं। उनसे पहले सूजी बेट्स, मेग लैनिंग और स्टेफनी टेलर ऐसा कर चुकी हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर और रिदम सांगवान की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सोमवार को स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस भारतीय शूटिंग जोड़ी ने सर्बिया की जोड़ी को 16-10 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गौरतलब है कि वरुण तोमर ने रविवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वहीं ISSF वर्ल्ड कप में भारत की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम, जिसमें विश्व चैंपियन रुद्रांश बालासाहेब पाटिल और आर नर्मदा नितिन शामिल हैं, इस टीम ने सोमवार को स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। स्वर्ण पदक मैच में रुद्रांश बालासाहेब पाटिल और आर नर्मदा नितिन की भारतीय शूटिंग जोड़ी ने हंगरी के इस्तेवान पेनी और एस्टर डेंस को 16-6 से हराया और भारत के लिए दिन का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर ने हाल ही में आयोजित इजिप्ट पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। टोक्यो पैरालंपियन अरुणा ने K44 अंडर 47 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक अपने नाम किया। 2 हफ्ते पहले तुर्की में आए भूकंप के बाद मारे गए फुटबॉलर क्रिश्चियन आचू का शव उनके देश घाना पहुंच गया है। अच्छू शनिवार को दक्षिणी तुर्की में अपने घर के मलबे के नीचे मृत पाए गए थे। वे हातेस्पोर क्लब के लिए खेल रहे थे। गौरतलब है कि अच्छू ने घाना की राष्ट्रीय टीम के लिए 65 मैच खेले हैं और 2015 के अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल्स में पहुंचने में अपनी टीम की मदद भी की थी। 31 वर्षीय ये खिलाड़ी प्रीमियर लीग की टीम एवर्टन और न्यूकैसल के लिए भी खेल चुके थे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता हंसल मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म फराज के देश के सिनेमा हॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रचार और स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। 2016 में ढाका कैफे को तबाह करने वाले वास्तविक जीवन के आतंकवादी हमले के आधार पर फराज का निर्माण किया गया है। अली फजल हॉलीवुड फिल्म कंधार में सह कलाकार जेरार्ड बटलर के साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म को आखिरकार रिलीज डेट मिल गई है। ये 26 मई 2023 को स्क्रीन पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा का फर्स्ट वीकेंड में ही बुरा हाल है। बॉक्स ऑफिस पर 17 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने 3 दिनों में महज 20 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय की फिल्म वारिसू भी इस महीने OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी। दर्शक इस फिल्म को कल Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। हालांकि ये फिल्म हिंदी भाषा में नहीं रिलीज हो रही है। वी हैव ए घोस्ट एक हॉरर फिल्म है जो कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म में डेविड हार्बर, जेनिफर कुलीज और एंथनी मैकी अहम भूमिका में हैं। ये फिल्म 24 फरवरी को रिलीज होगी। और अब बात मौसम की।
और मौसम विभाग की ओर से अरुणाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, इन राज्यों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे आगे और नया सवेरा के आज चलेंगे बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े चलते हैं अभिनेत्री नूतन की फिल्मों के गीतों के साथ, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आप इन नगमों का आनंद उठाइए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। हम तुम जग में जीवन साथी बनके आते रहे हैं, आते रहेंगे। हम तुम युग युग से नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।